Let us begin chapter number 2, sectors of the Indian economy. अगर आप ये पिक्चर देखो तो इस पिक्चर में आप देखोगे जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। कोई जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक्टिविटी हमारे पास मतलब इन्वायरमेंट में आसपास होती ही रहती है। इनको हम समझेंगे कैसे? इनको क्लासीफाई करके। तो हम एक सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल देते हैं, दूसरी सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, और इन ग्रुप को हम कहते हैं सेक्टर्स। तो उस बेसिस पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपके 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शरी या सर्विस सेक्टर। ठीक है। देर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, जैसे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। जब क्रॉप सीजन होता है तब कॉटन को कल्टीवेट करा जाता है। For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है एनिमल्स केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, इन पे डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट यहाँ पे मिल्क है, वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल और ऑर्स जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जब हम एक गुड को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्यों? क्योंकि दिस सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इस प्राइमरी सेक्टर को इसलिए हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वो है जब हम गुड प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेक्टर बाकी सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने का बेस बनता है। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। ठीक है। अब नेचुरल प्रोडक्ट मिल गए। अब नेचुरल प्रोडक्ट को जब हम चेंज कर रहे हैं अदर फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग करके, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्री में, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप है ये, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। अब प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट हमें मिल गया है नेचुरल प्रोडक्ट, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में या होम में। जैसे कि कॉटन तो हमें मिल गई प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब हमें कॉटन फाइबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? यार्न को स्पिन करेंगे, फिर कॉटन क्लॉथ बन जाता है। सिमिलरली शुगर केन रॉ मटेरियल था जो कि हमें मिल गया प्राइमरी सेक्टर में, उसका हमने गुड या शुगर बना लिया। सिमिलरली जो मिट्टी है उसको हमने ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ब्रिक्स से फिर हमने घर या बिल्डिंग बना ली। तो इस सेक्टर में डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़, थर्ड कैटेगरी ऑफ सेक्टर आता है जो कि है टर्शरी सेक्टर, और इन दोनों सेक्टर से वो अलग है। ये जो एक्टिविटीज़ है ये हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में। कौन सी एक्टिविटीज़? टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है। ये एक्टिविटी कोई गुड तो प्रोड्यूस नहीं करती बट सपोर्ट देती है प्रोडक्शन प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ना, ये आती है आपकी टर्शरी सेक्टर में। ठीक है। कई बार इन गुड्स को आपको स्टोर करना पड़ता है, तो जो स्टोरेज सर्विस है, स्टोरेज फैसिलिटी है, वो कहाँ आती है? टर्शरी सेक्टर में। हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बैंक से पैसे मांगते हैं, बैंकिंग, प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें प्रोडक्शन और ट्रेड को हेल्प करती हैं। तो जो ये सर्विसेज हो गई जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो सेक्टर है ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता बट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स some of the essential services that are not directly helped in the production of goods. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये तो पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस का एक स्टेप है, फाइनल स्टेप है, लेकिन कुछ
इनडायरेक्ट सर्विसेज भी होती हैं जो कि सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं करती, जैसे कि टीचिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स, या पर्सनल सर्विसेज जो कि हैं वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स. इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनती जा रही है. मतलब जो सर्विसेज हैं, जो कुछ ऐसी जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस को, कुछ ऐसी जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को, और कुछ IT सर्विसेज, ये आपकी आती है सर्विस सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में. ठीक है, तो देखो, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, देन दीज नेचुरल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दी इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर, एंड इन दोनों की डेवलपमेंट के लिए जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड, मतलब वो इंक्लूड होती है आपके टर्शरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में. ठीक है, अब बेशक से आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया और 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, लेकिन जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है? मान लो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्री, उसमें आपको क्लॉथ बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से कॉटन की ज़रूरत होगी, फिर आपको इसको मार्केट में बेच के आना है, तो आपको सर्विस सेक्टर से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की ज़रूरत होगी. तो जो तीनों सेक्टर हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं. इस टेबल से भी दिख रहा है कि ये जो है डिपेंडेंट है. जैसे मान लो शुगर केन बना दिया फार्मर ने, लेकिन बेचने से मना कर दिया, शुगर मिल बंद हो जाएगी. Imagine what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from Indian market and import all cotton they need from other countries. मान लो जो फार्मर्स जो हैं वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडियन मार्केट ने बोल दिया कि हम इनसे नहीं लेंगे, हम कॉटन को इंपोर्ट कर देंगे, तो ये फार्मर जो है आप ये कॉटन को कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जो वेजेस है वो ख़त्म. तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 2 और, इसको पढ़ लेना. यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. अब देखो, जो तीनों सेक्टर हैं दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी है. तो अब कंपेयर कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उसी हिसाब से इसको हम कंपेयर करेंगे. अब पहला था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं कि एक जो सेक्टर है उसकी टोटल प्रोडक्शन क्या है. तो देखो, अब थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको एक एक करके काउंट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, है ना. सो अब क्या कर सकते हैं उसमें हम, तो एक्चुअल नंबर्स को ऐड करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹20 पर kg, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख. Similarly, value of 5,000 coconuts at ₹15 per coconut will be 75,000. Similarly, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तीनों सेक्टर में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको ऐड कर सकते हैं. एक एक गुड्स को हम गिने, एक एक कार को, एक एक कंप्यूटर को, एक एक फर्नीचर को गिने, उससे अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम. एग्जाम्पल देखो इसका, एक मान लो एक फार्मर है, वो गेहूं बेचता है एक फ्लोर मिल को ₹20 पर किलो. फिर मिल है वो उस व्हीट को ग्राइंड करके आटा बेच देती है एक बिस्किट कंपनी को ₹25 पर किलो. फिर जो बिस्किट कंपनी है वो उस आटे का यूज़ करके और बाकी चीज़ जैसे कि शुगर, ऑयल का यूज़ करके 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाती है, और फिर बिस्किट वो मार्केट में बेच देती है कंज्यूमर्स को ₹20 पर पैकेट, ₹80 का. तो यहाँ बिस्किट्स फाइनल गुड्स हैं. फाइनल गुड्स मतलब गुड्स दैट फाइनली रीच द कंज्यूमर्स. जो खरीदार हैं उनके पास जो फाइनल चीज़ पहुँचती है उसको फाइनल गुड्स कहते हैं. तो हम यहाँ पे जो हम वैल्यू ऐड करेंगे वो ₹80 ही करेंगे, इसकी नहीं करेंगे. तो एक प्रिकॉशन लेते हैं हम जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं. तो प्रिकॉशन क्या है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट सर्विसेज को ऐड नहीं करेंगे. सो नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. सिर्फ फाइनल को ऐड करेंगे. तो फाइनल बिस्किट है, और जो बिस्किट को बनाने में जो बीच में गुड्स लगती हैं, सर्विसेज लगती हैं, उसको इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज कहते हैं. तो हम ये नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ ₹80 ऐड करेंगे. अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों ऐड करा जाता है? देखो इसका रीज़न,
अब बिस्किट्स को बनाने में हमने यूज़ किसका किया था? वीट का, वीट फ्लोर का। ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग दैट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिस्किट को बनाने के लिए वीट यूज़ हो चुका है, वीट फ्लोर यूज़ हो चुका है, फिर जाके बिस्किट बने हैं। तो जो ये फाइनल गुड्स की वैल्यू है, जो बिस्किट 80 रुपये था, उसके अंदर वीट की और वीट फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. जो 80 रुपये बिस्किट का प्राइस है, उसके अंदर फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. जो बाकी इंटरमीडिएट गुड जो है वो यूज़ हुई हैं, वो फाइनल गुड में ऑलरेडी एडेड होती हैं। और इससे प्रॉब्लम हो जाती है डबल एडिशन की, कि आपने बिस्किट का भी प्राइस जोड़ लिया, फिर फ्लोर का भी प्राइस जोड़ लिया, फिर वीट का भी प्राइस जोड़ लिया, लेकिन वो प्राइस जो है इंटरमीडिएट गुड्स का, सर्विसेज का, वो पहले ही बिस्किट के प्राइस में एडेड था। तो इसीलिए हम टोटल प्रोडक्शन जानने के लिए क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं और इंटरमीडिएट को स्किप कर देते हैं। रीज़न भी पता लग गया अब तो क्या चीज़ है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो कि ईच सेक्टर प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो हमें देता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, कि उस सेक्टर ने उस साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन करी है। और तीनों सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो वो बन जाता है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। वो क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उतनी डेवलप्ड नहीं, उतनी बड़ी इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। डेवलप क्यों नहीं? क्योंकि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम नहीं देखते हम, सिर्फ जीडीपी नहीं देखते हैं, डेवलपमेंट में हम बाकी फैक्टर्स भी देखते हैं। अब जो ये जीडीपी मेजर का, जीडीपी कैलकुलेशन का जो टास्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। ये मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड उनके प्राइजेस के बारे में। उसके बाद जीडीपी एस्टिमेट ही करती है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। देखो, जनरली देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब वो अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थी, तो उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फिर जैसे जैसे जो मेथड्स हैं फार्मिंग के वो चेंज हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रॉस्पर होना शुरू किया, फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया, जो लोग हैं उन्होंने बाकी अदर एक्टिविटीज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। तो क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता गया धीरे धीरे, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती गई धीरे धीरे, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती गई धीरे धीरे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, ये सब चीज़ें बढ़ती गई धीरे धीरे। लेकिन बिगिनिंग में यही चीज़ थी कि जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट थी वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में ही थी, और मोस्ट ऑफ द गुड्स वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्राइमरी सेक्टर। तो इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर से ही ज़्यादा आउटपुट आ रहा था और प्राइमरी सेक्टर्स में ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। फिर ओवर अ लॉन्ग टाइम, ओवर देन 100 years, and especially because of new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। फिर धीरे धीरे बहुत सालों बाद जो मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स है वो मॉडर्न होते गए, इंट्रोड्यूस होते गए, तो फैक्ट्रीज़ आने लगी, फैक्ट्रीज़ ग्रो करने लगी। फिर जो पीपल पहले फार्म्स पे काम करते थे वो अब फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। ठीक है, और इस वजह से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। हैंस ओवर टाइम ए शिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस। शिफ्ट टाइम के साथ एक शिफ्ट हो गई, मीन्स शिफ्ट का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज्ड, कि पहले प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया, तो इसको शिफ्ट कहते हैं। तो इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के बाद एक और शिफ्ट आया टर्शरी सेक्टर में, कि जो सर्विस सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन।
फैक्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉयमेंट भी बना था। सर्विस सेक्टर बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग फोर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। तो ये जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में कि पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रॉस्पर करने लग जाता है, तो बाकी जो लोग हैं जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, वो आने लग जाते हैं, जिस वजह से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लग जाता है, मशीन्स फैक्ट्रीज एक्सपैंड करने लग जाती है, फिर उसकी वजह से बाद में टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ आ जाती है। तो बेसिकली जनरल पैटर्न है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है। देखो, अगर आप देखोगे ये इंडिया का डेटा है जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। 1973-74 पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है? ब्लू वाला, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2013-14 में कौन सा हो गया? टर्शरी सेक्टर। तो मतलब देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में था पहले प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ, फिर सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ, फिर टर्शरी की ग्रोथ। इंडिया में अलग ही सीन हुआ है। प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रोथ डायरेक्टली जो हुई है सर्विस सेक्टर में हुई है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये जो 40 साल का डेटा दिखाया है 1973-74 से 2013-14, प्रोडक्शन इन ऑल द सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुई है, लेकिन ड्रास्टिक इंक्रीज आया है आपका टर्शरी सेक्टर में। तो 2013-14 के टाइम पे जो टर्शरी सेक्टर है, इट हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग दी प्राइमरी सेक्टर। तो जनरल शिफ्ट जो होता है प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, वो इंडिया में नहीं हुआ। हम डायरेक्ट प्राइमरी से टर्शरी पे कूद गए हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है इंडिया में टर्शरी सेक्टर बन गया था। रीज़न क्या है? फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज जैसे कि आपकी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, ये जो है ये रिक्वायर होते हैं, जो कि ये रिक्वायर्ड है ना हर कंट्री में। तो ये बेसिक सर्विसेज हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इन सर्विसेज को जो है लोगों को प्रोवाइड करवाए। तो ये सर्विसेज इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई। सेकेंड रीजन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब देखो, डेवलपमेंट हुई है ना प्राइमरी सेक्टर की भी और सेकेंडरी सेक्टर की भी, तो उससे कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर में जो सर्विसेज हैं उसकी भी ग्रोथ हुई है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड होगी। अब तीसरा जो कारण है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का, वो है इनकम लेवल राइज। अब जो सेक्शन ऑफ पीपल है कुछ, उनकी इनकम बढ़ गई तो उनकी जो डिमांड है चीज़ों की वो बढ़ गई, जैसे कि होटल्स, टूरिज्म, शॉपिंग। तो ये सब चीज़ कहाँ आती है? ये आपकी टर्शरी सेक्टर में ही आती है। फोर्थ रीज़न क्या है? आपकी जो आईटी की ग्रोथ हुई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट किसका है? आपके टर्शरी सेक्टर का ही। प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे शिफ्ट तो हो गया, लेकिन फिर भी नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है सर्विस सेक्टर में। एक तरफ तो ऐसे लोग एम्प्लॉयड हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, कि लिमिटेड सर्विसेज में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन स्मॉल सर्विसेज। ठीक है, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस में हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड है, बाकी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं थोड़ी छोटी सर्विसेज जैसे कि शॉपकीपिंग, रिपेयरिंग काम, इस टाइप के कामों में। तो जो ये लोग हैं इनको वेजेस जो है इनकी वो इतनी प्रॉपर नहीं है और इनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है काम करने का। तो सर्विस सेक्टर का भी कुछ पार्ट ग्रो हो रहा है, सारा पार्ट सर्विस का भी ग्रो नहीं हो रहा इंडिया में। तो ये तो हमने जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा तीनों सेक्टर का आपके इन 40 सालों में। सर्विस सेक्टर इतना ग्रो क्यों कर गया, उसके हमने 4 रीज़न देखे, लेकिन फिर भी पूरा सर्विस सेक्टर अच्छे से नहीं ग्रो हो रहा है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ग्राफ 2, ये क्या शो करता है? शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। डिफरेंस देखो प्राइमरी सेक्टर का, पहले 40% शेयर था इसका जीडीपी में, 40 साल बाद अराउंड 15, 16, 17% के अराउंड इसका जीडीपी शेयर आ गया है। तो जो जीडीपी में डिफरेंस आया है वो तो चलो आया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इतना डिफरेंस नहीं आया। अगर आप देखोगे बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं आया प्राइमरी सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में, मतलब लोग अभी भी लगभग उतने ही एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जीडीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो फ़ायदा क्या है? लोग काम भी कर रहे हैं जीडीपी कंट्री की, फिर भी राइज नहीं हो रही।
तो ये एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं शिफ्ट आई? जब ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो जीडीपी इतना कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी लगभग उतनी ही है। क्यों? बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बेशक प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हों, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा जॉब उसके अंदर क्रिएट नहीं करी गई थी। सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है या जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, इट वेंट अप मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन उस पीरियड में जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही बढ़ी थी। सेम टर्शरी सेक्टर में भी होता है, जब प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में इट रोज बाय 14 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना ही बढ़ी थी। तो इस रीज़न की वजह से मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्री आर स्टिल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, लेकिन ये सिर्फ आपका 1/6 ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और इससे कंट्रास्ट पे अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को देखो, जहाँ पे आपका लेस देन हाफ द पीपल एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन तो कुछ ज़्यादा ही है इन दोनों सेक्टर का। इसका मतलब क्या हो गया? जितने लोग हमें एक्चुअल में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं। अगर आप उनमें से कुछ लोगों को निकाल देते हो उस काम में से कि भाई एक फार्म है उस पर काम कर रहे हैं 5 लोग, ज़रूरत है सिर्फ 3 लोग की, आप कहते हैं जो बाकी 2 लोग हैं वो अपने घर बैठो, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद से भी ये फार्म की प्रोडक्शन उतनी ही होगी। मतलब इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वहाँ पे जो वर्कर्स है वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब दिख तो रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने से कुछ भी प्रोडक्शन पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है इसके पास, जो इस पे क्रॉप्स उगाती हैं, ये ज्वार अरहर, ये सिर्फ इरिगेशन के लिए डिपेंडेंट है रेन पे। 5 मेंबर्स हैं इनकी फैमिली में, वो पूरे साल इसी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, तो सब लोग काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर अफेक्ट गेट्स डिवाइडेड। लेबर अफेक्ट डिवाइडेड मतलब ईच वन इज़ डूइंग सेम वर्क बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड। ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है जब लेबर अफेक्ट डिवाइड हो जाता है, यानी कि फार्म में काम सारे लोग कर रहे हैं, सबकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो लेबर अफेक्ट डिवाइड हो गया। और ये जो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड पे काम कर रहे हैं 5 लोग, ज़रूरत है 3 लोगों की, तो 2 लोग देखा जाए तो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो तो अनएम्प्लॉयड है ना, क्योंकि उनको हटा भी दिया जाए तो फार्म की प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जो ये इस टाइप की अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये हिडन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो इसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्यों? 5 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत है 3 की, 2 लोग दिख तो रहे हैं काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे, तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब एक इंसान है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, तो आपको दिख रहा है साफ कि वो काम नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयड है वो। तो इसीलिए इस टाइप की जो सिचुएशन है, यानी कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब मान लो क्या होता है, एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, वो 1 या 2 मेंबर्स जो लक्ष्मी की फैमिली है उसको हायर कर लेता है कि आप हमारी फैमिली में मतलब हमारी जो फील्ड है उस पर काम कर दो, तो बदले में उसको वेजेस भी देगा। तो अब लक्ष्मी की फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है, और जो उनकी जो फील्ड थी उस पर काम भी उतना नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग कहीं बाहर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं और कमा रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्शन उतनी ही है, लेकिन उन 2 लोगों को बाहर काम करने की वजह से और पैसे मिल रहे हैं, तो जो फैमिली है उसकी इनकम और ज़्यादा ऐड हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये सिर्फ आपकी प्राइमरी सेक्टर में ही है, बाकी सेक्टर में हो सकती है। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये कैजुअल वर्कर्स हैं सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो डेली अपना काम ढूंढते हैं, डेली कमाते हैं, उसी से डेली खाते हैं फिर, जैसे कि पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही फेस करते हैं ये लोग भी।
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में भी होता है। अब देखो कुछ और लोग को देखो आप, जैसे कि आपके सर्विस सेक्टर में ही है, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं वो, लेकिन दिन के लास्ट में उनकी जो कमाई होती है बहुत कम होती है। क्यों? ये काम दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई बेटर काम उनके पास है नहीं, तभी ये काम कर रहे हैं। तो देश में क्या करना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे, अब वो देखते हैं। देखो पहले लक्ष्मी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर का अनइरीगेटेड लैंड थी और इरीगेशन पे सिर्फ वो बारिश पे डिपेंडेंट थे। तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर अ फैमिली और इरीगेट द लैंड। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है स्कीम प्रोवाइड करवा सकती है कि इनको सस्ते दाम पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए, जिसकी वजह से ये जो है एक अपना वेल क्रिएट कर सकते हैं, तो इरीगेशन अच्छे से हो पाएगी, है ना। तो इरीगेशन अच्छे से हो पाएगी तो वो एक ज्वार वगैरह की जगह एक क्रॉप और उगा सकती है, जैसे कि वीट। तो रबी सीज़न के टाइम पे वो 2 फसलें उगा सकती है, तो कहीं ना कहीं जो है पैसे उसके बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि जो 1 हेक्टेयर ऑफ वीट है, इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 पीपल फॉर 50 डेज। ठीक है, तो जो उसके जो 2 लोग थे, जो हमें लग रहा था, मतलब जो लग क्या रहा था, थे ही वो अंडर एम्प्लॉयड। तो इस सिचुएशन की वजह से जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो काम बढ़ गया, तो वो जो 2 लोग हैं वो भी एक्चुअल में आपके एम्प्लॉयड हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखो। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स। अब मान लो अब ऐसे कितने सारे फार्मर्स होंगे लक्ष्मी की सिचुएशन जैसे, तो डैम बना दिया सरकार ने, कैनाल बना दिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये फार्मर्स हैं लक्ष्मी जैसे, उनका प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, तो अब वो उसको बेचेंगे, तो बेचने के लिए जब उन्हें प्रोडक्ट्स को टाउन में लेके जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। अब जो सरकार है वो ट्रांसपोर्टेशन में पैसे इन्वेस्ट करती है और स्टोरेज में पैसे इन्वेस्ट करती है, बेटर सड़कें बना देती है, तो क्या होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो बढ़ेगी ही, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होगा, फार्मर्स को मदद मिलेगी, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट या ट्रेड, वो भी इम्प्रूव होगा बहुत ज़्यादा। अब ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी को जो है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ आपका पानी चाहिए, उसको सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट, ये सब चीज़ें भी चाहिए, लेकिन वो तो एक पुअर फार्मर है, तो वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करेगी, फिर पैसे उधार मांगने पड़ेंगे उससे। किससे मांगेगी? मनी लेंडर, जो कि उससे गांव में मनी लेंडर है, लेकिन वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देगा। अब मान लो सरकार जो है वहाँ का लोकल बैंक एक स्कीम दे देती है कि जो फार्मर्स है उनको आप रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दोगे, तब वो यहाँ से लोन ले लेगी और कल्टीवेशन जो है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगी अपना। इसका मतलब पानी के साथ साथ चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन फार्मर्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। डिटेल में चैप्टर 3 में देखेंगे। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, वो रिड्यूस होएंगी। अब इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। सेमी रूरल एरियाज़ में लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रमोट करवा सकते हैं, वो खुलवा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो फार्मर्स जो है उन्होंने डिसाइड करा कि हम अरहर की दाल और चिकपी पल्स क्रॉप्स जो हैं ये ग्रो करेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करवा के हम यहाँ पे एक दाल मिल जो है वो खुलवा सकते हैं, कि फिर उसके बाद इसको सिटीज़ में सेल कर सकते हैं। या उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज को खुलवा सकते हैं, विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू फार्मर, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं पोटैटो, अनियन, उसको स्टोर कर सके और उन चीज़ों को फिर बेच दे जब मार्केट में प्राइस अच्छा हो रखा हो। इसके अलावा मान लो जो गांव जो है वो आपके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया के पास है, तो वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर्स खुलवा सकते हैं, जहाँ पे फार्मर्स जो है हनी को कलेक्ट करें और उसको बेचें, तो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज सेट कर सकते हैं जो कि वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स को प्रोसेस कर सके, फिर उसको हम आउटसाइड मार्केट में बेच सकें, तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इसमें जो है चेंज हो जाएगी, और जो सेमी रूरल अर्बन एरियाज़ है वो भी डेवलप हो जाएंगे और अंडर एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस भी टैकल हो जाएंगी। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो ये है कि आप जैसे जो बताया था 5 लोग काम कर रहे हैं, 3 की ज़रूरत है, 2 दिख रहे हैं काम कर रहे हैं, एक्चुअल में कर नहीं रहे, ये जो डेली कैजुअल लेबरर्स हो गए वो,
ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है कहीं ना कहीं। अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही, फिर भी आप अनएम्प्लॉयड हो। अब वर्किंग पॉपुलेशन जो इंडिया में है, जो लोग काम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी 15 से 59 की उम्र है। और जो लोग अब जॉब कैसे मिलेगी, एजुकेशनल जॉब्स की बात करते हैं हम, आईटी सेक्टर में जॉब कब तभी तो मिलेगी जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो अगर हम बात करें कि 5 to 29 जो एज ग्रुप है, 60% पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में लाई करती है, लेकिन आउट ऑफ दिस सिर्फ 50% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं। रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 ईयर्स मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स। बाकी जो है इसके अंदर ये तो घर पे होंगे या एज चाइल्ड लेबरर्स कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। अब अगर इन बच्चों को भी बोला जाए स्कूल अटेंड करने के लिए, तो हमें और ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए होगी, और ज़्यादा टीचर्स चाहिए होगी, और ज़्यादा स्टाफ चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इवन जो क्वालिटी है यूथ की देश में वो भी इंक्रीज़ होगी, है ना। अब एक नीति आयोग जो है, पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, इसने एक स्टडी कंडक्ट करी है जिसमें ये पता लगा है कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर को ही डेवलप करें, जो ये बचे हुए बच्चे हैं इनको हम बोलें कि आप स्कूल अटेंड करो, तो 20 लाख जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट हो सकती है। सिमिलरली अगर हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करें कि उससे भी आपकी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो टैकल हो सकती है। हर एक स्टेट या हर एक रीजन में किसी ना किसी तरीके से हम उस स्टेट की इनकम को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। मतलब टूरिज़्म हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अगर हम वहाँ पे अच्छी खासी रोड्स बना दें तो टूरिज़्म वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा। सेम नीति आयोग की जो है रिपोर्ट आई थी कि इफ़ टूरिज़्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड, every year you can give additional employment to more than 35 lakh people. At present कोरोना की वजह से थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर में दिक्कत आ रही है, बट वापस से इंडिया जो है इसमें ग्रोथ कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स है ये। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ क्विक मेजर्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉज लेके आती है, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। जो राइट टू वर्क एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करा है भारत सरकार ने 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये कैसे करा है? मनरेगा 2005 एक्ट लाकर। बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, MG नरेगा 2005। इसके अंडर ऑल दोज हु आर एबल टू and are in need of work in rural areas, पहली बात those who are able to, जो काम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन need to, जो काम जिन्हें काम की एक्चुअल में ज़रूरत है, और रूरल एरियाज़ में तीसरा कंडीशन रूरल एरिया। तो जो लोग who are able to and are in need of work in rural areas, इन लोगों को इस एक्ट के अंदर 100 दिन का गारंटी काम मिलता है एक साल में सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन लोगों को सरकार देगी इस एक्ट के अंडर। टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। तो काम कौन से कराए जाएंगे? वो काम जो कि प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड को कहीं ना कहीं इंक्रीज करें, वो काम इस एक्ट के अंडर करवाए जाते हैं इन लोगों से रूरल एरियाज़ में। और ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं राइट टू वर्क एक्ट को जो है प्रमोट करता है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो? काम ही जो प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को, जो लोगों का हक है काम करने का वही दिलवा रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अभी तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया था आपके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर पे। अब क्लासीफाई करते हैं कि किस तरीके से लोग एम्प्लॉयड है। देखो, वो जो क्लासिफिकेशन था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, वो था ऑन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड पे, कि कैसी कंडीशंस हैं काम करने की, रूल्स या रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करे जाते हैं कि नहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सब। देखो, 2 एग्जाम्पल बताती हूँ, कांता और कमल। डिफरेंस समझना इनका, वे ऑफ किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये एम्प्लॉयड है, कैसे इनके वर्किंग कंडीशंस है। कांता एक ऑफिस में काम करती है, 9:30 से 5:30 का ऑफिस है, रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने के आखिरी में। सैलरी के अलावा इसको प्रोविडेंट फंड भी मिलते हैं जो कि
गवर्नमेंट देती है, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, संडे को ऑफिस में नहीं जाती, और अगर पेड हॉलीडे भी इनकी होती है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. कितना ऑर्गेनाइज्ड काम है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर। कमल कामताज नेबर है, डेली वेज लेबरर है, एक ग्रॉसरी शॉप में काम करता है, 7:30 सुबह निकल जाता है, 8 बजे तक काम करता है, कोई अलाउंस नहीं मिलते, सिर्फ वेजेस मिलती है इसको, और ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। कोई पेड लीव या पेड हॉलीडेज़ नहीं है, कोई फॉर्मल लेटर इसको नहीं दिया गया था कि यू आर एम्प्लॉयड इन द शॉप। कभी भी इसका जो मालिक है इसको बोल सकता है कि आप जॉब छोड़ दो। कोई ऑर्गेनाइजेशन काम का नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। देखो, अब जो कांता की स्टोरी देखी है, कांता जिस वे ऑफ जो मतलब उसका इन्वायरमेंट है काम करने का, वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, तो उस हिसाब से जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस या वो प्लेसेस ऑफ वर्क आते हैं जहाँ पे द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। उन्हें पता है कि ये इनका काम है, महीने की सैलरी मिल जाएगी लास्ट में। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ये एंटरप्राइजेज़ हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और उन एंटरप्राइजेज़ को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट में गिवन है, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट में गिवन है, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में गिवन है, जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में गिवन है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, और जो गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि इससे कुछ फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow their rules and regulations. मतलब कई लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करते, खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं। तो वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर बना रहे हैं तो उनको भी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो सिक्योरिटी इन्जॉय करते हैं। उन्हें पता है कि इनकी जॉब है तो वो फिक्स्ड है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। एक दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए उन्हें काम करना है, जो कि फिक्स्ड है। ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम काम करने की सैलरी दी जाती है। और भी बेनिफिट्स हैं इनको जो मिलते हैं, जैसे कि पेड लीव हो गई, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको पेंशन भी मिलती है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर था। कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना अच्छा सेक्टर है, काम करने का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। दूसरी तरफ कमल का एग्जाम्पल बताया था, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पहचान कैसे होती है? स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती है जहाँ ये लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बट वो फॉलो नहीं करे जाते। तो जॉब्स हैं वो लो पेड हैं और रेगुलर नहीं है, कभी काम मिल रहा है कभी काम नहीं मिल रहा। ओवर टाइम का, पेड लीव का, हॉलीडेज़ और ड्यू टू सिकनेस का कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी दुकान वाला कह सकता है कमल होगी चल तू जा। ठीक है, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। कम वर्क है, जैसे कि एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव। अब ऐसे कह सकते हैं दुकान वाले कि काम तो चल नहीं रहा, मेरे पास पैसे नहीं थे कोई सैलरी देने के लिए, तो तू छोड़ दे जॉब। तो इस टाइप की सिचुएशंस भी हो सकती है। ठीक है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग हैं जो कि खुद से छोटी मोटी काम करते हैं, जैसे कि रिपेयर वर्क कर रहे हैं, कोबलर वगैरह लोग हो गए। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। फार्मर जो हैं उसमें भी ये चीज़ें हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब काम है तब लेबरर को हायर कर लिया, जब काम नहीं है तब लेबरर्स को छोड़ दिया। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करे जाते, तो ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, अब वो टॉपिक है, वो पढ़ते हैं। देखो, द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। They adopt such strategies
टू इन्वेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो आपको किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में मिल जाते हैं। मतलब है तो वो ऑर्गेनाइज्ड, बट आते हैं वो अपने आप को काउंट करवाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में। क्यों? जैसे उनको टैक्स ना देना पड़े, वो जो लॉज है वो उनको फॉलो ना करना पड़े, जो लेबरर्स के लिए लॉज हैं वो फॉलो उन्हें ना करने पड़े। एज अ रिजल्ट क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे अ वेरी लो सैलरी। फिर इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि इनको फेयर वेज नहीं मिली जाती, ये अर्निंग्स कम होती हैं और रेगुलर नहीं होती। दीज जॉब्स आर इवन नॉट सिक्योर, और कोई दूसरे बेनिफिट्स इसमें नहीं होते हैं। सिंस द 1990s इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 से ये चीज़ भी देखी जा रही है कि जो वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी भी दे आर लूजिंग देयर जॉब्स बिकॉज दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करते हैं, दे आर फोर्स्ड टू डू सो। हैंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देर इज़ ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जॉब्स बढ़ाने के लिए तो ज़रूरत है ही, साथ में प्रोटेक्शन वाला सिक्योर इन्वायरमेंट वर्कर्स को देना भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट आजकल के टाइम पे है। अब किन लोगों को प्रोटेक्शन दे, वो कौन वल्नरेबल पीपल हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है? रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके अंदर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस जैसे कि लोहार, कारपेंटर और वेदर्स, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ठीक है, नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो रूरल हाउस होल्ड के 80% लोग वल्नरेबल है जिन्हें प्रोटेक्शन की नीड है। ये जो फार्मर्स हैं दे नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, जैसे कि वो फसल उगा सकें, और एग्रीकल्चर इनपुट उन्हें देने चाहिए, क्रेडिट यानी कि लोन, स्टोरेज फैसिलिटीज़ और मार्केट आउटलेट्स, तो ये सरकार प्रोवाइड करेगी उन्हें सस्ते रेट पे सब्सिडी देकर, तो वो अपनी लैंड पे प्रॉपर तरह से एग्रीकल्चर कर पाएंगे। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में वल्नरेबल लोग कौन हैं? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कौन? मेनली द वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेडलॉग वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको भी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। क्यों? रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, मार्केटिंग ऑफ इनपुट के लिए। कैजुअल वर्कर्स जो हैं दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में, दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड। ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स अगर हम देखें तो वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से हैं और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। इनरेगुलर इन्हें लो पेड वर्क मिलता है। फिर इनके अलावा साथ में इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है बिकॉज दे आर ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट जो इज़ नेसेसरी फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी और एक सोशल डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो हमने सेक्टर्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दूसरा हमने क्लासीफाई कर दिया था ऑन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वे द पीपल आर एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब सेक्टर्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि वो सेक्टर किसका है, उसका ऑनर कौन है। तो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होते हैं। ठीक है, अब अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ऑन द एसेट, ये जो एसेट्स हैं किसके हैं, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो टाइप के होते हैं। पब्लिक सेक्टर एसेट किसके हैं? सरकार के हैं और सरकार ही सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। प्राइवेट सेक्टर जो ऑनरशिप ऑफ एसेट है और जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो किसके हाथ में है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। जैसे कि अगर हम रेलवे की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो ये पब्लिक सेक्टर है। एसेट जो है ये ओन भी सरकार करती है, डिलीवरी भी सरकार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लेकिन हम कुछ और कंपनीज़ देखें, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म देख लेना इसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये प्राइवेटली ओन्ड है, ओन्ड भी प्राइवेट के द्वारा है और सर्विसेज भी प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है, कोई कंपनी खोलता है, तो उसका एम है प्रॉफिट कमाना। ठीक है,
टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। और एक प्राइवेट सर्विसेज लेने के लिए, जैसे हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो हमें वहाँ इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ को पैसे भरने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक सेक्टर है उसका काम होता है, क्या होता है दूसरा काम आपका, वेलफेयर करना। पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। उसका काम ये नहीं है कि सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करे, बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी देश की करे। जैसे सरकारी अस्पताल जो है उसमें कहीं ना कहीं आपके पैसे बहुत कम लगते हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। अब गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट खोल रही है आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये चलाने की सरकार के पास पैसे कहाँ आते हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं वहाँ से। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। तो सरकार किस किस एक्टिविटी पे खर्च करती है, सरकार खर्च क्यों करती है, वो चीज़ देखते हैं हम। देखो, सोसाइटी एज अ होल को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबको चाहिए होती हैं, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। देखो, मान लो अगर मैं रेलवेज़ की बात करूँ तो रेलवेज़ अब देखते हो कितने कम रुपए की उसकी टिकट होती है। गरीब से गरीब लोग जो हैं रेलवे से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे सरकार के अंडर है। अगर रेलवे कहीं ना कहीं कभी प्राइवेट के अंदर आ गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने उसको हायर कर लिया, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों का काम यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, फिर रेलवेज़ को सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसे जो एसेट्स हैं वो अपने पास ही रखे। ठीक है, अब देखो ये इसका रीज़न क्या है कि प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। वाई? बिकॉज सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब देखो सरकार तो टैक्स से पैसे कमा रही है, वही पैसे लगा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने ज़्यादा रेलवे जैसी चीज़ों में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करे। तो वो उस पैसे को वापस लेगी कैसे? ज़्यादा पैसे करके। मतलब सरकार अगर रेलवे चला रही है तो सरकार के पास पैसा इतना कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है रेलवे चलाने के लिए? टैक्सेस से। लेकिन पब्लिक सेक्टर के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, और अगर वो पैसे लगा के रेलवेज़ ले भी लेती है तो वो पैसे वसूल भी तो करेगी। वसूल कैसे करेगी? उसके टिकट्स को हाई चार्ज करके, रीजनेबल प्राइस पर नहीं चार्ज कर पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट्स जो है, जो हैवी स्पेंडिंग वाले काम है, ये सरकार जो करती है और इंश्योर करती है कि फैसिलिटीज़ जो है सबको देश में मिल सके। ठीक है, देर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. So government has to bear part of the cost. देखो, similarly the government in India buys wheat and rice from farmers at fair price. तो सरकार जो है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है? वीट और राइस को ख़रीद लेती है फार्मर से फेयर प्राइस पे, उसको फिर स्टोर कर लेती है गोडाउन में, और फिर राशन शॉप से कंज्यूमर को बेच देती है लोअर प्राइस पे। फूड सिक्योरिटी क्लास 9 में पढ़ा था, पीडीएस सिस्टम है ना। ठीक है, अब आगे देखो, द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट इन दिस वे। अब गवर्नमेंट, हाँ, कुछ पैसे तो बियर करने पड़ते हैं क्योंकि सस्ते पे प्राइस पे ख़रीद रही है, सस्ते पे ही बेच रही है, ज़्यादा सस्ते पे बेच रही है बल्कि। तो इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। लेकिन सरकार ये पैसे वसूल लेती है टैक्स से कहीं ना कहीं। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आपका पब्लिक गवर्नमेंट ही कर रही है, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं देश में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट ही है, जैसे कि द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज हेल्थ, एजुकेशन जो है प्राइमरी एग्जांपल्स हैं इसके। तो रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यूटी है सरकार की। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट। लिटरेसी रेट बता दो कमेंट में। इसको इम्प्रूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की ही। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पता ही है, ओडिशा का 40 है, मध्य प्रदेश का 48 है, इज़ हाइयर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो पुअर रीजन्स है ना, उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्टेट्स का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। तो गवर्नमेंट को टेंशन पे करनी चाहिए इस एस्पेक्ट्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर प्रोवाइड करवानी चाहिए, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि वो
टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोर इग्नोर्ड सेक्शंस ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज, है ना। तो ये सारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कैसे मीनिंगफुल ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तरीका उसका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई कर दें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। डेटा फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 30 ईयर्स शोज दैट वाइल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द जीडीपी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है। हमने देखा कि व्हाट कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन देखी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, उनकी प्रोटेक्शन नेसेसरी है। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर सरकार की ड्यूटी है, उसके बारे में देखा। तो ये चैप्टर था। क्वेश्चंस अगर इसके देखोगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, कर लेना सॉल्व, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में है नहीं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो, किसी और कंसेप्ट में डाउट हो तो लिख देना कमेंट में, मैं बता दूँगी।